दे दो जी। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। हाँ भी सवाल आपका। क्या हुआ है? क्या समझ नहीं आ रही? नहीं है ना, तो फिर मसला कोई है? वो नहीं है, इंक्लूड नहीं है ना, वो अलग आ जाना फिर क्लास के बाद। वैसे मैंने 2 बार समझाया है, लेकिन वो क्लास के बाद आ जाओ फिर। फिलहाल तो नहीं इंक्लूडेड। मतलब अगर 600 में वो भी शामिल होता तो क्या यहां पर रहने देते? क्यों? क्योंकि यहां से माइनस होकर 2110 निकला है, तो दोबारा माइनस हो जाता है, इसलिए इसको 520 लिखते अगर इंक्लूडिंग होता तो। ये बताया रहा नहीं क्या मुझसे? हाँ जी, चलें आगे। को मसला? लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 तो गया हो, ठीक है। किसको नींद आ रही है? सो जाओ मेरे बच्चे, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। 8 हो गया था, 7 भी हो गया था, 6 भी हो गया था, 5 में अभी नहीं किया था। चलो जी ये करो, बाकी सवाल तो बाद में करेंगे, आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 6 ओ 4 6 तो है ही नहीं सर। हाँ अभी बस इस एडजस्टमेंट के बाद करते हैं। टाइम नहीं है तुम्हारे पास? जी बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 180, यानी डेटर्स में शामिल है 180, विच इज इररिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। यानी इस 180 की एंट्री क्या करोगे? प्रोविजन डेबिट डेटर एक्चुअल बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। फर्दर ये बात होगी खत्म। आर रिकवरी ऑफ 96 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर वॉज क्रेडिटेड टू, एंट्री करनी थी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, गलती से कर दी कैश डेबिट, ठीक है। एज पर एससीज पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल हैज ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑन ईयर एंड बैलेंस, और उन्होंने 5% प्रोविजन क्रिएट कर ली है। अब ये 2 गलतियां हुई पड़ी हैं, जब ये 2 गलतियां सही करेंगे तो डेटर्स छिड़ जाएंगे, डेटर्स छिड़ेंगे तो प्रोविजन को भी छिड़ना चाहिए। अब यहाँ पे वो वाला मसला नहीं है, वो सहूलत नहीं है, जीटा वाले सवाल के अलावा कहीं पे भी ये सहूलत नहीं मिलनी आपको कि उन्होंने गलत बैलेंस दिए हों, आप गलत बैलेंस को सही कर लें, ठीक है ना। यार आना जाना ना किया करो यार, इतनी अहम बातें बीच में निकल जाती हैं, आपको क्या पता उस लम्हे में क्या बात हो गई, ठीक है ना। आना जाना किया करो, मसले मसाइल हल करके आया करो क्लास में, या कोई मसला करे तो उसको मेरे सामने पेश किया करो, मैं जानूँ और वो। एक बार क्लास में आ गए, क्लास में रहो फिर। अच्छा जी, वो नहीं ज़हन में आ गया, जाते हुए हदीस सुनना शुरू की और आंख लग गई बैठे बैठे। थोड़ी देर बाद आंख खुली, खुतबा ख़त्म हो रहा था, वो बयान मौलवी साहब ख़त्म हो रहा था, आखिरी हदीस वहाँ से सुन ली, तो पहली और आखिरी को मिला के एक हदीस बना ली। तो वो नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि बीच में सो गए थे, आंख लग गई थी, गायब हो गए थे, तो बड़ा ख़तरा हो जाता है भाई, ना निकला करो यार। एक बंदा कहानी पूरी डाल के चल रहा होता है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा होता है। अब देखो कल क्या हालात थे और आज डाउटफुल डेट के हालात और हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें होती हैं ना, लिंक्ड होती हैं ना, ऐसे किया करो।
आपके लिए सलाह है, बाकी मुझे तो कोई मसला नहीं है जी बच्चों। पिछले सवाल जीटा वाले में क्या था, गलत बैलेंसेस गिवन थे, गलत बैलेंसेस को सही करके हमने प्रोविजन निकाल ली। यहाँ पे गलत बैलेंसेस गिवन नहीं है। ऐसे ही हमने फिक्स एसेट में देखा था, शुरू वाले सवालों में गलत बैलेंसेस गिवन थे तो वो सही कर लेते थे, और जब बाद में वो गिवन नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, आना जाना लगाई रखते हैं। यहाँ पे कहाँ से आ रहे हो तुम, कहाँ गए थे, पानी पीने गए थे, पीछे जाके खड़े हो जाओ, जाओ पानी के पास ही चले जाओ, जाओ। अच्छा चलो बैठे रहो भाई, ब्रेक हुई थी हमारी, कोई ब्रेक में क्यों नहीं गए तुम आज? वो जो ब्रेक, वो यही इतनी सी ब्रेक होती है, पार्ट 2 शुरू करे बार, नहीं तो लेके आया करे पानी अपना बोतल में, आइंदा नहीं करना ऐसे। अब ये कुंडी लगा दिया करो यार आमिर भाई, वो बाहर जाए ना उसको अड़ंगी दे दिया कुछ जाते वैसे, मैं इधर मुँह करूँ। अच्छा अब मामला क्या है, डायरेक्ट हमने एंट्री पास करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी गलती, ये एडजस्टमेंट सिर्फ 4 की बात कर रहा हूँ अब मैं। एडजस्टमेंट 4 में ओरिजिनल, बहुत अच्छे, और ठीक है। और किधर गया, कौन सा सफा था, जो भी था मिल गया मुझे। अच्छा जी, ओरिजिनल रॉन्ग जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट कर लूं। ओरिजिनल एंट्री, पहले तो राइट ऑफ जो नहीं हुआ उसको करो। 180 का बैलेंस डेटर में इंक्लूडेड है लेकिन वो इररिकवरेबल है, उसको आपने राइट ऑफ नहीं किया तो करो राइट ऑफ, एंट्री करो। होना चाहिए था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेटर्स क्रेडिट 100। डन बाय अकाउंटेंट, क्या डन बाय अकाउंटेंट, कुछ भी नहीं, तो बेहतरीन हो गया, फिर तो बेहतरीन हो गया। आपने बस यही दोबारा कर देना है, प्रोविजन डेबिट रेक्टिफाइंग एंट्री। अब मांगा उसने क्या हुआ था, रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही मांगी हुई है ना सवाल में। रेक्टिफाइंग एंट्रीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। अच्छा अब ये ना कहना आई कि आपने तो बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री की हुई है, वो सही है, दोनों चीज़ें अल्टरनेटिव जब होता है तो दोनों ही सही होते हैं जी। 100। अच्छा जी, अगली बात नेक्स्ट में वो कहता है और तो और 96 की रिकवरी हुई प्रीवियसली रिटर्न ऑफ की। पहले ओरिजिनल कर लें, हमने एंट्री करनी थी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, कितने से, 96 से। वॉज मिस्टेकनली क्रेडिट टू कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट कर दिया हमने, तो सही कर लो। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लो। डेटर गलत क्रेडिट कर बैठे हैं, सही करने के लिए अब ये मुसीबत है ना, डेटर्स को जो हिट पड़ रही है उन्होंने प्रोविजन क्रिएट की हुई है। अब बच्चों अब मामला ये है कि हमें प्रोविजन चूंकि उन्होंने क्रिएट कर ली थी ऑलरेडी, हमें उसको अब एडजस्ट करना है। अब ये हमारे सामने कहानी, अब कोई गलत बैलेंसेस भी नहीं है कि उन्हें सही करें, तो वो जो मैंने पिछले सवाल में तैयारी कराई थी ना वो अब काम आनी है। डेटर कम हो रहा है तो प्रोविजन कम होगी, डेटर बढ़ रहा है तो प्रोविजन बढ़ेगी। अब नेट कर लें या अलग अलग करके समझाऊं? नेट कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि पहली एडजस्टमेंट की बात करें, डेटर क्या हो रहा है, 180 से कम, और दूसरी एडजस्टमेंट में डेटर क्या हो रहा है जी, 96 से बढ़। तो नेट करके बताओ, नेट में डेटर 84 से क्या हुआ, अगर डेटर 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 अगर कम हो रहा है तो प्रोविजन को भी क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। ऐसे ही है, पता नहीं इसे क्या हो, थक गया असल में, वीकेंड आ गया ना जी। आज बंद भी करूंगा इसको, थोड़ा सांस दूंगा ना फिर। और अगर डेटर नेट में कम हुआ है तो प्रोविजन भी क्या करो, कम करो। लेकिन प्रोविजन को जब कम करना है तो डेटर की अमाउंट से तो नहीं करना, डेटर पर परसेंटेज लगती है तो प्रोविजन आती है। और परसेंटेज उन्होंने कितनी लगाई, वो कहते हैं जी 5% प्रोविजन हमने क्रिएट की थी ईयर एंड बैलेंसेस पे, तो उन्हीं बैलेंसेस में गड़बड़ हुई है ना, तो सही कर रहे हैं। तो 5% लगाओ 84 पे,
4.2 से प्रोविजन कम करो। अब प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री क्या सिखाई थी? कोई नहीं, याद करने की जरूरत। प्रोविजन की नेचर बताओ। अगर बढ़ाना है तो, और कम करना है तो दूसरा इम्पैक्ट एक्सपेंस पर डाल दो। इतनी सारी जिंदगी आसान आसान। वो बातें गुजर गई जो कल से लगे हुए थे, अब तो बस जुगाड़ हैं छोटे छोटे। प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है ना, तो उसको कम करना हो तो डेबिट करेंगे, बढ़ाना हो तो। अब हमने सारे नतीजे अखज़ कर लिए। डेटर कम हो रहा है तो प्रोविजन ने भी कम होना है। प्रोविजन कम होने की एंट्री बोलो, प्रोविजन डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। यानी डेटर्स में कमी आई है तो जो एक्सपेंस पहले बुक किया होगा, पूरी लॉजिक भी सोचो तो सोच सकते हो, जो एक्सपेंस पहले अंदाजे की बुनियाद पे बुक किया होगा तब डेटर्स ज्यादा थे ना, अब करेक्शन से डेटर्स कम हुए हैं तो वो अंदाजे से बुक हुआ एक्सपेंस भी थोड़ा कम होना चाहिए ना, वो कर लिया कम हम। लेकिन ऐसे नहीं सोचा, सुकून से प्रोविजन कम की और दूसरा इम्पैक्ट डेटर्स को डाला। लेकिन ये काम आपने पर्चे के अंदर यहाँ पे कर देना ना, आपने यूँ करना है, आपने कहना है जी डेटर 180 से कम हुए थे और 96 से बढ़ गए थे, तो नेट में डेटर्स ना 84 से कम हुए थे। इनको आपने इनके ऊपर प्रोविजन क्रिएट हुई थी तो वो हमने करेक्शन किया जी एग्जामिनर भाई यहाँ पे 4.2 से। वो तो साइड वाला तो आपको समझाने के लिए किया था मैंने, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हो गई पूरी। बाकी किसी एंट्री में कोई मसला तो नहीं आया था इस सवाल की? इसमें भी नहीं आया था, इसमें ये भी आपने कर ली थी। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिया। वो जैसे मर्जी पूछे, वो गलत बैलेंसेस दे, रेक्टिफिकेशन करवा के आपसे प्रोविजन दोबारा क्रिएट आउट करनी पड़े तो जीटा वाला सवाल। और अगर ऐसा ना हो, डायरेक्ट कोई सिर्फ एडजस्टमेंट ऐसी आ जाए तो उसका भी तरीका आपको सिखा दिया, ठीक है। जी बेटा, क्वेश्चन 4 केड़ा है ना की होता, क्योंकि आप मेरी मर्जी चलनी है ना, मैंने एंट्रीज भी तो करानी है। वो देख लेंगे जी। जी बेटा, ठीक है जी, इसको पेंडिंग रखें। ये हो गई ना, ये सिर्फ एक ही हुई है। अब मैंने सारे टिक मिटा दिए हैं तो मैं इसको करूँगा, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ मैं ज़रा इन्वेंट्रीज को रिवाइज कर लूँ, ठीक है। ये जितने भी सवाल है ना बेटा, ये चौथे से लेकर एंड तक पास पेपर के, और तीसरे पे पहला ना ये जीटा किया है ना, तीसरे से लेके एंड तक क्वेश्चन बैंक के, ये सारे डिस्कस करने हैं मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन तोड़ तोड़ के करेंगे। बहरहाल मुझे आज इन्वेंट्रीज करवाने दीजिए, ठीक है। अपने इस चैप्टर का सबसे आखिरी सफ़ा ओपन करें। कोशिश एक छोटी सी की थी मैंने लास्ट टाइम में कि सारी एडजस्टमेंट्स आ जाएं, ज़्यादा कैलकुलेशंस में मिस। अच्छा, ये एंट्रीज भी मैं यहीं पे ही करूँगा जी, वन नोट पे ही। उसकी वजह यहाँ से रिवीजन करेंगे हम जब जब ज़रूरत पड़ेगी एंट्रीज की, ठीक है। पेज नंबर है जी 425। किया हुआ है आपने ये सारा काम। इन केस कोई एंट्री समझ नहीं आती, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी तो करने दो, अब इतनी तो इजाज़त दे दो। चलो देखते हैं, अल्लाह करेगा वैसे ही हो जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो मंडे को समझा दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन क्लास एक्सपेक्ट करें कि लेंथी हो सकती है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने से इनकार किया, तो 5, 7, 10 मिनट तो ऊपर हो ही जाते हैं ना। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है पास करें जर्नल एंट्रीज ऑफ लाहौर कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव डाटा यूजिंग परपेचुअल सिस्टम पीरियोडिक। कौन से पहले पसंद करेंगे? कितने बच्चे पीरियोडिक पसंद करेंगे पहले? कितने बच्चे परपेचुअल पहले पसंद करेंगे? ये बराबर हैं, परपेचुअल करते हैं, मेरे वाले तरतीब पे चल लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे तो ऐसे 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 करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वर्किंग वाला सफ़ा ओपन कर ले। हसनैन, उसकी बात सुन लो पहले।
किधर गया वर्किंग वाला सफ़ा, ये लो जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लॉ और कलंदर नाम है इसका, करेक्शन ऑफ एरर टॉपिक है, और हमने इसमें रिवीजन करनी है इन्वेंट्रीज की। अच्छा, बहुत सारी बातें मैं हो सकता है गोली गोली करा दूं, पहला दिन है ना, और मैंने एंट्रीज पूरी करनी होंगी ज़ोर ज़ोर लगा के। हो सकता है मतलब की चीज़ें सिर्फ बताता जाऊं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि एंट्री सारी हो जाए, कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। समझने के लिए तो फिर टाइम खुला होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे परपेचुअल सिस्टम के अंदर एंट्रीज, परपेचुअल सिस्टम। इंट्रो वाली रिवीजन है जी, परेशान नहीं होना बस आपने, ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू अ प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स फॉर द मंथ एंडेड 31 जुलाई 2023। एक महीने का डाटा है। ओपनिंग स्टॉक अमाउंटेड टू रुपीज़, रुपयों के अंदर ये निकाल के दे दी फिगर, क्योंकि मैंने आपसे इन्वेंट्री कार्ड नहीं बनवाना यहाँ पे। इंट्रो में आप बनाए, सीए में भी बनाते हैं आप लोग, यहाँ पे FR1 के अंदर वो बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बस एंट्री सिखानी थी, तो वो आपको कॉस्ट की फिगर्स गिवन है इसकी, ठीक है ना। सारी जगह पे फिगर्स गिवन है, कुछ आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, ओके। सिर्फ एंट्री सिखाना मेरा मकसूद है। तो 48 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है। यकम जुलाई 2023 होगा ना, नहीं यकम, हाँ यकम जुलाई 2000, तो यकम जुलाई 2023 पर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बताएं। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बोलें। कॉस्ट ऑफ सेल, शर्म करो, डूब मरो। परपेचुअल सिस्टम है ना बच्चों, इन्वेंट्री का लेजर बनता है, इन्वेंट्री का लेजर बनता है। ये चीज़ों का आना जाना अपने डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये बात इंशाल्लाह तफसील से मंडे करूंगा, या अभी टाइम बच गया तो पहले एंट्रीज, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात जो आपने पढ़ी हुई है बताना तो है मैंने दोबारा, लेकिन फिलहाल इतनी सी बात। नो जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक as it appears as brought down balance in the इन्वेंट्री लेजर। कार्ड कहाँ से आ गया, मैं इन्वेंट्री का लेजर बना रहा हूँ बस। इन द इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री का लेजर बनता है ना, लेजर कार्ड तो बनाना ही नहीं ना मैंने। ओह किधर गया, एज इट अपीयर्स इन द इन्वेंट्री अकाउंट। तो परपेचुअल सिस्टम की खसूसियत यही होती थी कि इसमें इन्वेंट्री का लेजर बना करता था, ठीक हो गया जी। तो जब इन्वेंट्री का लेजर बनता है, तो जब लेजर किसी चीज़ का बन रहा हो तो उसको ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं एंट्री होती। आप फिक्स एसेट का लेजर बनाते थे, ओपनिंग की क्या एंट्री करते हैं, क्लोजिंग की क्या एंट्री करते हैं। कैश का लेजर बनाते हैं, ओपनिंग की क्या एंट्री करते हैं, क्लोजिंग की क्या एंट्री करते हैं। तो जब लेजर किसी चीज़ का बन रहा होता है ना, तो BD पिछले पीरियड का, क्लोजिंग इस साल ओपनिंग बनता है, और CD इस साल का बैलेंसिंग होता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। इसीलिए परपेचुअल सिस्टम में किसी को शक भी था उस दिन, परपेचुअल किसको था, किसका सवाल था, किसको नहीं याद आ रहा था, कोई था सही बच्चा, चलें जो भी था। परपेचुअल सिस्टम के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि इस सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। जब इन्वेंट्री का लेजर ही बन गया, अकाउंट ही बन गया, तो ओपनिंग ने BD और क्लोजिंग ने CD के तौर पे नजर आना है। जहां तक कोई मसला, इतनी सी बात। अगली बात, परचेज ड्यूरिंग द मंथ, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ इकट्ठी कर दी मैंने। 8 जुलाई को 278 रुपये की परचेज हुई हैं जी। एंट्री बताएं, 8 जुलाई को एंट्री करेंगे क्या। अगर परपेचुअल सिस्टम है तो मैंने क्या कहा, उसकी क्या निशानी होती है, इन्वेंट्री का लेजर बनता है। मैं ज़बानी कह रहा हूँ, मंडे को ये कहोगे तो लिखवा भी दूंगा बातें, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिलहाल तो मैं चाह रहा हूँ वैसे ही ज़रा याद हो जाए, ये मोटी मोटी 2-4 बातें, ज़्यादा बातें इसलिए नहीं बता रहा कि फिर हजम नहीं होंगी। मैं चाह रहा हूँ मोटी मोटी 2-4 बातें याद करवा दूँ, फिर तफसील में बता दूंगा मंडे को, कोई मसला नहीं है इसके अंदर क्या कुछ होता है, ठीक है, वो लिखवाता रहूँगा, खैर है। अभी फिलहाल परपेचुअल सिस्टम में कौन सा लेजर बनता है, इन्वेंट्री, बस ये याद रखना है। और पीरियोडिक में परचेजेस, जो आप पढ़ के आए हैं,
ठीक है ना, यही बात ज़रा पक्की करवानी है मैंने और एंट्री सिखानी है। ओके, तो परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनता है। ओके, तो जब इन्वेंट्री का लेजर बनेगा तो चीज़ें खरीदने पर डेबिट साइड, इन्वेंट्री की डेबिट साइड बढ़ेगी। ठीक है ना, मैं एक जुमला लिख भी देता हूं कि परपेचुअल सिस्टम में आप भी लिख रहे हैं, मुझे पता है, अब जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख रहे हैं। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, इन्वेंट्री का लेजर बनेगा। पहली बात तो ये होगी। ठीक है जी, अब अगली बात भी लिख लेते हैं। क्या? इन्वेंट्री का लेजर बनेगा जो चीज़ों का आना, मतलब क्या होता है आना? परचेजेस, जो चीज़ों का आना अपनी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड पर। रिकॉर्ड करेगा इन्वेंट्री का लेजर, यानी कि उसकी डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, और चीज़ों का जाना अपनी चीज़ों का जाना यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होता इसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। ठीक है ना, तो चीज़ों का जाना यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट चलो मेरे से नहीं रहा गया, मैंने लिखवा दिया। जबकि परचेजेस के अंदर कौन सा अकाउंट बनेगा? पीरियोडिक में कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेजेस। ठीक है ना, अभी एक पॉइंट हो गया। चलो ठीक है जी, तो क्या मैंने आपको बताया, मेन बात क्या है, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनना है, चीज़ों का आना यानी परचेजेस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होनी है, और चीज़ों का जाना यानी कि सेल्स की कॉस्ट जब निकालते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो चीज़ों का जाना ये इसी लेजर की क्रेडिट साइड पे, जबकि परचेजेस के लेजर में ऐसी कोई सहूलत नहीं होती। ठीक है ना, अच्छा, इसका मतलब जब भी कभी परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हों और सेल करेंगे ना, तो सेल के वक्त दो एंट्रीज होंगी। खैर वो भी बात की बात है, पहले परचेज किया है, तो जब परचेज किया है तो चीज़ों का आना किस तरफ रिकॉर्ड हो रहा है? परचेजेस किस तरफ? इन्वेंट्री के लेजर में डेबिट साइड पर, और कॉस्ट ऑफ सेल किस तरफ? क्रेडिट साइड पर। चलो जी बच्चों, तो चीज़ें खरीदी हैं तो इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है ना, परचेज डेबिट नहीं, इन्वेंट्री डेबिट। क्रेडिटर क्रेडिट करो या कैश क्रेडिट करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है जी। कितनी है? सवाल से देख के बता दें। 278। समझ में आती है बात? नेक्स्ट, हाँ जी, अब अगली एंट्री वो कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹30 वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 19 जुलाई। अब परचेज रिटर्न हो जाए तो परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर है। बस ये याद रखना, परपेचुअल सिस्टम में चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बन गया है, तो चीज़ों का आना या जाना किसी भी शक्ल में हो, इन्वेंट्री के लेजर में रिकॉर्ड होना है। खरीदा तो आया स्टॉक तो डेबिट, रिटर्न किया तो गया तो क्रेडिट, बिकेगा भी तो गया तो क्रेडिट, जल गया तो गया तो क्रेडिट, ओनर घर ले गया तो गया तो क्रेडिट, चोर ले गया तो गया। यानी कि इन्वेंट्री का लेजर बन गया ना, तो चीज़ों का आना और जाना हर किस्म का वो रिकॉर्ड होगा इन्वेंट्री के लेजर में। ठीक है, ये मजबूरी है अब। ठीक है, तो 30 रुपए की रिटर्न की एंट्री बताओ, जो बचपन में आप, किस डेट को? 19। बचपन में आपने सीखा था ना, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। यहां पे ना परचेज का लेजर बनता है ना परचेज रिटर्न का, आना जाना इन्वेंट्री का इन्वेंट्री के लेजर में रिकॉर्ड होता है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट, यानी ऊपर वाली एंट्री के उलट, परचेज की एंट्री के उलट परचेज रिटर्न की एंट्री, क्रेडिटर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? मैं ना नरेशन नहीं लिख रहा माजरत के साथ जी। 30 और 30। लो जी, परचेज रिटर्न की एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट,
सेल ड्यूरिंग द मंथ अलोंग विद रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेल इज एज फॉलोज। 280 की सेल की है और 204 इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है। असल में परपेचुअल सिस्टम है ना, तो मैंने आपको कहा कि चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बन गया है, ये परपेचुअल सिस्टम पता है कौन सा होता है? जो आप बड़े स्टोरों में जाते हैं तो उसके ऊपर वो बंदा बैठा होता है और वो टीट 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 करके आपकी वो चीज़ें जो है वो बिल बनाता है। तो जो टीट हो रही होती है ना, वो इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड हो रहा होता है। जबकि जो गली के कोने के ऊपर जनरल स्टोर वाला है, उसको आप किसी वक्त ऐसे ही रोक के पूछो, हाँ भाई कितना स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास साबुन का, कितना चावल पड़ा है? वो कहेगा भाई जी इस टाइम तो होश को नहीं, कोई चावल मांग रहे हो तो वो चीनी भी लाएगा, वो यार ये वो ऐसे करके बेचारा करो। एंड पे कहता है भाईजान एंड पे गिनती कर लेंगे। पीरियोडिक सिस्टम, तो परपेचुअल सिस्टम तो हर जाने वाली सेल को रिकॉर्ड कर रहा है। तो सेल के वक्त परपेचुअल सिस्टम में हमेशा दो एंट्रीज होंगी, एक सेल की जो बचपन से करते आए और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री होगी, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर चीज़ों का आना भी रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड पे और जाना भी रिकॉर्ड करता है, जाना भी रिकॉर्ड करता है जी। तो सेल हो गई, सेल 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 किस दिन? 17 जुलाई को। ओ माय गॉड, अब कोई बात नहीं, 19 जुलाई मैंने ऊपर लिख दिया है, माजरत है, ज़रा करीब करीब एंट्री भी समझ आ रही है, इजाज़त है ना? डेट वाइज करते तो पहले मुझे सेल की एंट्री करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन जान दो मैं तो कहना जी, माफ़ी चाहता हूँ मैं। 17 जुलाई 2000, ज़रा कट्ठी एंट्री होगी ना सेल की और सेल रिटर्न की, परचेज की, ज़रा इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। ज़रा मैंने डेट में, सवाल ने अगर नहीं कहा स्पेसिफिकली कि डेट वाइज एंट्री करो तो इसमें कोई गलती नहीं है, और अगर सवाल ये कह देता डेट वाइज एंट्री करो तो फिर इस पर नंबर कटते मेरे कि पहले कौन सी एंट्री होनी चाहिए थी। तो सवाल तो कभी नहीं कहता ये, तो माफ़ी मिल सकती है। ओके जी, सेल की एंट्री, सेल 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 की एंट्री, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, उधार की सेल की एंट्री की है मैंने, कैश की भी कर लो फर्क नहीं पड़ता। डेटर डेबिट सेल का कितना? 280। और साथ ही अब मसला ये है कि ये परपेचुअल सिस्टम है, इसमें चीज़ों का जाना भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो सेल के वक्त दूसरी एंट्री इसके साथ नथी होगी, क्योंकि इन्वेंट्री गई है, इन्वेंट्री चली गई, तो इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट होता है, तो इन्वेंट्री तो हो गई क्रेडिट। कितनी अमाउंट कितनी है? 204 रुपए की इन्वेंट्री गई, क्या हुई? कॉस्ट हो गई। रांझा रांझा करती वो रांझा ही हो गई, कॉस्ट ही हो गई। समझ रहे हैं? नहीं समझ आई बेटा आपको? अब आना क्लास के बाद समझाऊंगा। ये सिर्फ इसको रांझे वाली बात समझ नहीं आई, बाकी इसको सब समझ आ रहा था, ठीक है जी। तो क्या हुआ? इन्वेंट्री गई, किधर गई? सेल हो गई, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो एसेट थी अब एक्सपेंस बन गई, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या है? ये 280 की सेल भी आ रही है, 280 की सेल, ये 204 की कॉस्ट ऑफ सेल, नेट करो जीपी, दो एंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल भी साथ साथ कैलकुलेट हो रही होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटोरी क्रेडिट, और देखो डेट एक और एंट्रियां दो, चोपड़ियां थे दो। ये कौन सी पंजाबी है? ये तुम भी आना क्लास के बाद बताऊंगा। अच्छा जी, रांझे वाला भी आ जाए, कौन सी वाला भी आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट और समझ आ रही है? जितना हो जाए अल्लाह करे। गुड्स कॉस्टिंग 46 विच वर सोल्ड फॉर 60, यानी हर चीज करके दी हुई है। मैक्सिमम सवाल में वो एक गड़बड़ कर सकता है। वो गड़बड़ क्या हो सकती है? सेल दे, कॉस्ट गायब कर दे, कॉस्ट दे, सेल गायब कर दे, एंट्रियां दोनों करनी हो और मार्कअप मार्जिन दे दे। वो मैंने नहीं, इस सवाल में आपको नहीं उलझाया, क्योंकि इस सवाल में सिर्फ आपको एंट्रियां सिखाना चाह रहा हूं। लेकिन जब एंट्री सीख लेंगे तो उसके बाद सवालों के अंदर यही एंट्रीज करनी है। वहां पे कभी कॉस्ट दे के सेल गायब कर देगा, सेल दे के कॉस्ट गायब कर देगा, आपको मार्कअप मार्जिन देगा, वो हमने पहले से सीखा हुआ है, तो वो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले से सीखा हुआ था तभी तो टेस्ट में आया, पहले से जी बच्चों। गुड्स कॉस्टिंग 46 विच वर सोल्ड फॉर 60 आर रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 23 जुलाई, सॉरी 23 जुलाई। हाँ भाई, अगर सेल की 2 एंट्रियां तो सेल रिटर्न की भी 2 एंट्रियां होंगी इस टॉपिक में, इस सिस्टम में, ठीक है। तो सेल रिटर्न की एंट्री बचपन वाली, सेल रिटर्न डेबिट, डेबिटर्स क्रेडिट, कितने से? सेलिंग प्राइस से 60 आ गया। और साथ ही आपको पता है कि चूंकि
में क्या हुआ है, कस्टमर से इन्वेंट्री वापस आ गई है, इन्वेंट्री तो बढ़ गई ना, इन्वेंट्री में कोई चेंज आए सही, परपेचुअल सिस्टम के अंदर उसने रिकॉर्ड होना ही होना है। अब सेल रिटर्न की वजह से इन्वेंट्री कम होगी या बढ़ेगी, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो इन्वेंट्री, अब ये हमारी सेल थी अब नहीं रही, कितनी अमाउंट क्या है, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल बनाई थी अब उसको क्या करो, रिवर्स, यानी वो ऊपर वाली एंट्री का रिवर्सल है बस। तो ये दो अहम बातें थी, जिसमें दूसरी बात अहम क्या है, अगर परपेचुअल सिस्टम है, दो अहम बातें, पहली बात इसमें इन्वेंट्री का लेजर बनता है, और दूसरी अहम बात सेल की दो एंट्रीज होती हैं, और सेल रिटर्न की भी जाहिर है दो ही होनी है, सेल की दो एंट्रीज पास होती हैं, ठीक है। इतनी पिक्चर खींच लें क्योंकि फिर आगे चला जाना है इसमें। आगे क्या है, लॉसेस शुरू हुए, अगली एडजस्टमेंट, अच्छा अगली क्या है, हाँ वो भी ज़बरदस्त है, वो भी कई एडजस्टमेंट सीखेंगे। हाँ जी, अगली एडजस्टमेंट, वो राना साहब जो लाहौर कलंदर के ओनर हैं, उन्होंने कुछ गुड्स विदड्रॉ कर ली, गुड्स कॉस्टिंग 15 वर विदड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। आगे ना पढ़ें, ये मैंने उसी दिन एक दो दिन पहले ही आपको सिखाया ये, अगर ओनर घर से ले आए कुछ भी तो वो कैपिटल, और अगर घर ले जाए बिजनेस से कुछ भी तो वो ड्राइंग। अब अगर वो गुड्स ले गया तो किस दिन, 31 को, देखो ज़रा डेट, देखो ज़रा डेट वाइज, डेट नहीं है, अच्छी बात है 31 ही डाल दो, फिर मेरी तरफ से डेट है, फिर 31 जुलाई 2023, ड्राइंग्स डेबिट, और चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है तो जो भी इन्वेंट्री में हरकत होनी है वो रिकॉर्ड होनी है, जैसे आपकी हर हरकत रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे ही मेरी, हाँ मेरी भी बिल्कुल ड्राइंग और की मेरी को, मैंने को एग्जामिशन है, कहता आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है, आपका मतलब ये है कि मेरी आपकी सबकी ड्राइंग डेबिट, इन्वेंटोर आए क्रेडिट, कितनी जी, 15 रुपए की चीज़ें पान कर ले गए ने। अच्छा जी, अब ये देखो, ये एंट्री सेम रहेगी, वो डिफरेंट तरीक़ों से इसको पूछ सकता है एडजस्टमेंट को, कैसे, वो कह दे हमने फ्री में सैंपल्स बांट दिए, तो फ्री सैंपल्स क्यों बांटते हैं जी हम, आप 4 सद्दे की खेड़ी लेके आओ, जूता जो होता है 4 सद्दे का, और यहाँ पे 10 जोड़े लाकर हैं आप यहाँ पे लोगों में मुफ्त बांट दो, क्यों बांटोगे, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो अपनी फैक्ट्री है आपकी, कल को इनको आदत पड़ जाएगी, इतनी अच्छी जूती है तो कहेंगे भाई जूता हो तो 4 सद्दे वाला, और वो भी उम्र 4 सद्दे वाला, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स है, तो यहाँ पर ड्राइंग्स की जगह क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, सैंपल्स यही होते हैं ना, सैंपल के तौर पे या मुफ्त में, सैंपल मुफ्त में ही बांटे जाते हैं। अच्छा, चैरिटी भाई कह रहे हैं, वो आगे पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है, आपने वैसे ही खुदा वास्ते कुछ कर दिया, काम कर दिया, गुड्स दे दी किसी को, आपकी दुकान है, आप बोतलें जो है वो बेचते हैं वहाँ पे ठंडी, और एक गरीब आदमी उधर से गुजर रहा था, बहुत पसीने में शराब उड़ता, आपने उसको रोका और कहा भाई ये बोतल पी लो। अब वो चैरिटी आपने की है, ये एसेट आगे के लिए, यहाँ तो एक्सपेंस ही है ना बिजनेस का, तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, लेकिन कैश नहीं गया, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे लाइन में लिख दी कि अगर यही एंट्री होगी, ठीक है, विद चेंज ऑफ डेबिट साइड, ठीक है, सेम एंट्री विद चेंज ऑफ डेबिट साइड इज मेड फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टीजमेंट सैंपल्स, तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, गुड्स खुद यूज कर लें अपने बिजनेस में, कोई एसी सही करना था, हमारा काम ही स्पेयर पार्ट का था, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, गुड्स यूज एज फिक्स्ड एसेट, एसी वो उतार के हमने वो उधर से डिस्प्ले से अपनी दुकान में लगाया था, तो उसकी एंट्री की थी फिक्स एसेट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब ये भी एक और बताया मैंने, कौन सा था, सैंपल हो गया, चैरिटी भी डाला, ठीक है जी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, और कोई आ जाए जहन चाहते वो भी कर लांगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। तो एक एंट्री मैंने करवाई है, लेकिन इसमें चारों एंट्रीज तैयार हो गई, ठीक है, 4-5 एक जैसी होती हैं ये, डन।
बाकी 2 एंट्रीज के अंदर रिकॉर्डिंग का टाइम नोट कर लें जी, चूँकि 10 मिनट रह गए हैं अब 1:30 में से, 1:20 हो गए हैं। बेटा आप जा सकते हैं, मतलब अगर जाना चाहें तो। बच्चे ने ना कोई गल है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 92, पठान कहते हैं 92, है ना। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 92 बिफोर चार्जिंग नॉर्मल लॉस। ओ मुझे बताओ नॉर्मल लॉस का करते क्या है? नॉर्मल लॉस जो होता है ना बेटा, वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाना है। पहले आपकी क्लास में बात हुई है कभी? सीएमए में हुई, तो सीएमए भी कंफ्यूज करती है ना, वहां पे बात हुई है। भाई नॉर्मल लॉस पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आप का क्या नाम है? आप छोड़े, मैं ही हूं, ठीक है। अब मेरी दुकान है, मैं वहां पे लेस बेचता हूं, ठीक है जी। और लेस का जो टोकरा है वो दुकान के अंदर रखा हुआ है, और रोजाना और महीने में लेट से 5-7 लेस बिक जाते हैं। अब किसी ने मशवरा दिया, सुनो, रोजाना कर लो यार, रोजाना 5-7 लेस बिक जाते हैं। अब किसी ने मशवरा दिया, भाईजान बाहर रखें टोकरा, दिखेगा तो बिकेगा, तो मैंने बाहर रख दिया टोकरे को। अब 50 लेस बिके, लेकिन 5 शॉर्ट भी थे, यानी कि ये जो दोनों उठ के गए थे बीच में से, हाथ खड़ा करना जरा, तुम्हारा नाम क्या है कोट वाले भाई? अहमद ने कोट के जेबों में एक दफा, देखो अनअवॉइडेबल है, मैं कैमरा लगा लूं, मैं जो मर्जी कर लूं, वो इसको साथ ले जाएगा। उमर तुम आगे आगे चलो, कैमरे के आगे तुम चला, मैं ऐसे करके रख लूंगा। एक बार इधर से आया, इस जेब में एक लेस डाला, दूसरी बार इधर से आया, दूसरा डाला। उसके बाद ये क्या नाम है तुम्हारा पठान, तुम जो पानी पीने गए थे, ये पानी पीने नहीं गया था, क्या नाम है? अबू जर जो है, नहीं अबू जर, तुम कौन, तुम्हारा इसका नाम क्या है? अच्छा, तो ये जो है ना भाई, दूसरा भाई जो अभी पानी पीने गया, ये भी पानी पीने नहीं गया था, ये भी लेस उठाने गया था। तो इसने तो एक अंदर वाले जेब में भी डाल लिया। अब ये 5 लेस मेरे जाया हुए हैं। अगर मैं इस डर से टोकरी, अच्छा यार अगर बुरा लगा तो मेरे पे डाल दो, ठीक है। तुम लोग दुकानदार बन जाओ, मैं चोर बन जाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लो बस, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं चोर भी बनने को तैयार हूँ, ठीक है, समझ लो तुम लोग। अच्छा सुनो, सरदनान को बना दे दुकानदार, हाँ दुकानदार ही बनाएंगे, यानी कह रहे सरदनान को दुकानदार बनाए, आप चोर बने यार कितने तेज हो तुम लोग ना। अच्छा सुने, अब इस डर से, अब बात होगी, समझ आ गई आपको, बस अब बात बताना है कि असल बात क्या है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इस डर से टोकरा अंदर रख लूं कि 5 चले जाने हैं, तो फिर 50 बिक भी नहीं पाने हैं। अंदर रखे हो तो 4-5 बिक रहे थे, तो मैं क्या कहूँगा, ये ब्रेव डिसीजन लूँगा कि यार ठीक है, कारोबार में नफ़ा नुकसान तो है, अगर मैंने 50 लेस बेचने हैं तो मुझे बाहर रखने पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भर के टोकरी में 55 रखूँगा, ठीक है, 5 उनके उठाने के लिए मतलब कहने का ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे 50 लेस की कॉस्ट, 50 लेस की, मेरे 50 लेस की सेल जो है उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल लिखा मैंने ये, ठीक है। ये कितनी है? 55 लेस, यानी अगर 50 लेस मैंने 100 रुपए ईच के बेचे हैं तो ये कितना बना? 5000। और 55 लेस ये मैंने खरीदा, हर एक कितने का था? 80 का। कितना बनता है बोलो? 4400। तो मुझे कितना प्रॉफिट आ गया? तो मैं ये 600 का प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने क्या किया, जरा गौर करो, मैंने यहां पर ये कॉस्ट भी डाल दी। क्या मतलब? नॉर्मल लॉस होता है ना, जिसको कहते हैं अनअवॉइडेबल है, जो बेसिकली जो कि आपके इस प्रोसेस का हिस्सा है, अनअवॉइडेबल है, आप नहीं कर सकते। मुझे ये ना कहना कि आप बंदा खड़ा कर दें, तनख्वाह उसकी इतनी लेस के ऊपर रखवा ली, कैमरा लगाएं, तो मैंने बताया उमर को साथ ले जाएगा, उमर माइंड नहीं कहता इसलिए उमर कहते, आगे उमर को खड़ा कर देगा, वो निकाल लेगा, वो अहमद भी और वो दूसरा भाई भी, ठीक है। हाँ
तो मकसद कहने का ये है कि ये अनअवॉइडेबल है। ये क्या है? अनअवॉइडेबल लॉस है। तो हम क्या कहते हैं, ठीक है यार 50 लेस बेचने की, 50 लेस सेल करने की कॉस्ट ऑफ सेल 55 लेस है, दैट्स इट। तो नॉर्मल लॉस को, मैंने बताना सिर्फ ये था, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाते हैं। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाते हैं। और एनआरवी लॉस भी एक नॉर्मल लॉस ही होता है, ठीक है। तो यहां पर अंडरलाइन करके लिखो, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाना है। बनाना मतलब केला बनाना है। अकेला तुसी अकेला रह जाना है। पढ़िया करो ध्यान नाल, ठीक है, टैमो टैम। अच्छा जी, जो मैं कहना चाह रहा नहीं, मैं कह चुका हूं, उसको समझो। टैमो टैम पढ़ो वारे को। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल से भी तुसी जड़ा ना ज्यादती कर रहे हो, उनको देर हो रही है। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाना है। अब दोनों सिस्टम में ना ये डिफरेंट है। क्लास तकरीबन 1:45 तक जा रही है, जिसको मसला है वो चला जाए। मैंने रिकॉर्डिंग का टाइम वैसे ही कह दिया। नो यस मैंने पूछा नहीं होता, ना किया करें आगे से। रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर रहा हूं मैं, जिसने जाना है वो मसला जाए और रिकॉर्डिंग सुन ले। नहीं वैसे तो उम्मीद है 10 मिनट में हो जाना है। मैं चाह रहा हूं कि परपेचुअल खत्म होने वाला हो गया तो पीरियोडिक भी कर ही डालूंगा, ऐसे ही जरा कंटिन्यूटी में। जिसको मसला है वो जाए रिकॉर्डिंग सुन ले। ओके सुने, अब दोनों सिस्टम्स में ये नॉर्मल लॉस की एंट्री डिफरेंट तरीके से बेसिकली पीरियोडिक में एंट्री होगी नहीं। परपेचुअल में चूंकि मैंने आपको एक लफ्ज बताया, एक जुमला बताया, सॉरी लफ्ज नहीं जुमला कहा, कि परपेचुअल सिस्टम जो है इसके अंदर इन्वेंट्री की हर कमी बेशी रिकॉर्ड होनी है। तो ये नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस, पड़े चीज खराब हो जाना, ये नॉर्मल लॉस होता है। एनआरवी लॉस जो नॉर्मल है, क्यों? वो सारे ऐसे थोड़ा ही होता है कि यार आप सुबह सवेरे भागे जाओ, यार एक घी का पैकेट देना, वो कहे जेड़े मोटरसाइकिल से आए हैं तू मैनू दे। बंद ना करी भाई, मैं फैक्ट्री चो लैके आना। दुकानदार अगर फैक्ट्री से घी का वो डिब्बा लेने चला जाए तो उसने कर ली सेल, तो उसको एक खास स्टॉक मेंटेन तो करना पड़ता है। वो स्टॉक मेंटेन करने की वजह से कभी कभी पड़े खराब भी हो जाता है, पुराना भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर एनआरवी लॉस भी क्या है? एक नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो एनआरवी लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो, अगर आप परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो लॉस तो हो गया ना। मतलब शॉप लिफ्टिंग, ये शॉप लिफ्टिंग वो वाली, ये शॉप लिफ्टिंग छोटी मोटी इन्होंने जो कार्रवाई की है, ये शॉप लिफ्टिंग नॉर्मल लॉस है। ये तरीका है वो गांव में जैसे होता है, छत फाड़ के दुकान सारी खाली करके ले गए, या यहाँ पे शटर काटा और सारी दुकान, वो अब नॉर्मल लॉस होता है। वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। जैसे मेरी दुकान में लेज को आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, और 25 को लेज जल गए। अब मैं कहूँ रोजाना 50 लेज बेचने हैं तो 55 और 25 कितने बनते हैं? रोजाना 50 लेज बेचने हैं तो 80 लेज भर के रखें, 5 तो ले जाएंगे शॉपलिफ्टर, 25 को लग जाएगी आग, तो बाकी बचे 50। तो वो नॉर्मल नहीं है। आग लगना नॉर्मल, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाते, वो पीएनएल में चार्ज करते हैं, हमारा लॉस ही वो, ठीक है। खैर वापस आए। अब इन्वेंट्री तो गई जैसे भी गई, ठीक है, जैसे भी गई ना इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री का जाना इन्वेंट्री जाने भाई, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई है कितने से? और जाने भाई, जान मोहम्मद, इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट कितने से बता दें? 34। और एनआरवी लॉस है। अच्छा चलो, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 92 बिफोर चार्जिंग नॉर्मल लॉस ऑफ 34। 34 लब रहा हूं मैं, 34 रुपए से इन्वेंट्री क्रेडिट करो। नॉर्मल लॉस कहो या एनआरवी लॉस कहो, इन्वेंट्री कम हो गई, इन्वेंट्री ने वैल्यू लूज की कौन सा लॉस है? किसका पार्ट बनाएंगे? तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी ना। या सर ऑटो से लगे हो, बढ़ जाएगी, खुदा का खौफ करें, सोए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट
इन्वेंट्री क्रेडिट। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री परपेचुअल सिस्टम में होती है और ये होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आग भी लगवानी है, आग भी लगवानी है। और आग यार एक मिनट बात सुनो, आपको डिस्पोजल फिक्स एसेट के डिस्पोजल की एंट्री आती है? नहीं आती। वो अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट, ये नहीं आती। अच्छा मिसाल के तौर पे 100 रुपए का एसेट था, 30 रुपए डेप्रिशिएट हो चुका था, आग लगी और भस्म हो गया, ये भी तो डिस्पोजल ही है। ऐसे भी डिस्पोज हो सकता है एसेट। नहीं ना पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है। ये क्या है, एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी कैश भी आ जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी और इंश्योरेंस वाले कहते हैं पैसे ले लेना, जो भी हो। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा यार 60 रुपये हमसे ले लेना, तो हमने कहा लो 10 रुपये का फिर भी क्या हो गया, नाउ दिस इज। अब मैं ज़रा 1 मिनट के लिए क्या कर रहा हूँ, इंश्योरेंस क्लेम को नील कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 70 रुपये हमारे इस एसेट की वैल्यू थी और वो भस्म हो गया, तो पीएनएल में क्या आया, लॉस। कितना, 70, ठीक है और सही है। अच्छा कैश डाल लेते हैं, कैश इंश्योरेंस वालों ने दे दिया या इंश्योरेंस वालों ने वादा कर लिया, दोनों सूरतों के अंदर कुछ तो डेबिट हो ही जाएगा ना, या कैश आ गया या वादा आ गया, तो हम रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे। कितना, 50 रुपये उन्होंने कहा हम दे देंगे, तो बाकी 20 रुपये का क्या हो गया, जिसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसको क्या कहते हैं जी, तो जब ये एबनॉर्मल लॉस है ना, पीएनएल में लॉस, ये कौन सा लॉस है, कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। ए लॉस, ए लॉस मतलब ए बी लॉस, अब ठीक है, एब लॉस। अब ये जो एंट्री आपको आती है ना, अगर ये एंट्री आपको आती है तो आपको इन्वेंट्री के एबनॉर्मल लॉस की एंट्री भी आनी है, वो भी आनी चाहिए। क्या मतलब, सबसे पहले तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री का अक्यूमुलेशन डेबिट हो जाएगा। कितों आया, और ये होता ही नहीं, इन्वेंट्री डेप्रिशिएट बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम। क्या मतलब, और इन्वेंट्री गई, जल गई, सैलाब की नजर हो गई, या चोर ले गए नकब लगा के, तो इन्वेंट्री तो गई ना। तो इन्वेंट्री का जाना जाना भाई, इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट। लेट से 50 रुपए की इन्वेंट्री थी, लेकिन हमने इसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए या वादा कर लिया है कि दे देंगे पैसे, कुछ ना कुछ हमारी इमदाद कर देंगे। दोनों सूरतों के अंदर ये डेबिट कर लेंगे हम, ठीक है। मसलन 10 रुपये उन्होंने कहा हम दे देंगे, तो बाकी 40 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस। कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा, ये एबनॉर्मल लॉस हमेशा कहाँ जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर भी मैंने इसके साथ ऐसे ही कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जी। कौन सा लॉस, कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो भाई नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा, एबनॉर्मल लॉस है तो हमारा लॉस ही, जाएगा कहां। अच्छा इसी तरह से इंशाल्लाह एनपीओ के टॉपिक में जाके ना हमारा कैश भी चोरी हो जाएगा, तो वो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा। यही वाली एंट्री होगी अगर कैश की भी इंश्योरेंस हो जाती है, कि वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि जी इससे ज़्यादा अगर कैश, एक लिमिट दे देते हैं ना कि अगर इतना को निकला तो हम आपको पूरा कर देंगे। अच्छा खैर, एबनॉर्मल लॉस कैश का हुआ तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बाकी एंट्री सेम रहेगी। तो एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल फिक्स एसेट का, चाहे इन्वेंट्री का हो चाहे कैश का हो, मैक्सिमम जो चेंज आती है वो ये आती है कि इंश्योरेंस कंपनी का बीच में एंट्री बीच में आ जाती है, तो वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ओके, है तो कैश लिख लो या उनका वादा लिख लो, नहीं है तो जीरो। जमात अपनी है आज, ठीक है ना, पौने पे सरासिफ वाली क्लास के साथ। अच्छा जी, तेज होती है वो जमात, तेज होती है। अच्छा जी, सुने 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 सुने, अब ये एंट्री करनी है जी आपने। एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू आग अमाउंटेड टू 31, नो इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लॉस। लो भाई 31 रुपए दी इन्वेंट्री गई, 31 जुलाई को आग लगी,
आग लगी और इन्वेंट्री गई, इन्वेंट्री गई, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, इन्वेंट्री गई। अब ये इन्वेंट्री कितने की गई है? 31 रुपए की। कोई इंश्योरेंस वगैरह कराई हुई, कोई कैश स्क्रैप का मिल गया हो, इंश्योरेंस वालों ने कोई 1 आधा रुपया दे दिया हो तो जीरो। बाकी सारा क्या है? इधर देखो, ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, पीएनएल में बैलेंसिंग। तो ये मैं बता रहा था आपको कितनी देर से, कौन सा लॉस जी? एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो पीएनएल में जाता है, वो कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा आपने, कभी कभार होने वाला काम है, अवॉइडेबल है, थोड़ा ध्यान करो। ठीक है जी। तो ये एंट्रीज हमने की परपेचुअल सिस्टम की। अच्छा जी, पीरियोडिक सिस्टम की एंट्री ना 2 मिनट में हो जानी है। अब बस थोड़ा सा आप स्टे ट्यून्ड रहें। हाँ, आप कल कर लेना बेटा, आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, आप कल इंशाल्लाह संडे को बैठ के सुबह सवेरे नाश्ते के साथ कर लेना। जाओ निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। अच्छा जी, अगर इतनी छोटी तस्वीर लेनी है तो दूसरे को भी आने दो। पीरियोडिक सिस्टम आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास ना की है ना? नहीं, एक्स्ट्रा तो कोई नहीं है, थोड़ी बहुत तो होती है, वीकेंड है, क्या हो गया है। अच्छा जी सुने, 1 जुलाई 23 ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बिल्कुल होती है, लेकिन थोड़ी देर में सिखाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पता है क्या सिखाऊंगा। भाई बातें ना करें प्लीज यार, इस मौके पे इंसान बन जा, इंसान बन जा, इंसान बन जा जी। बड़ी अहम डिस्कशन हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बिल्कुल होती है, लेकिन मैंने आपको कसम उठवानी है, कभी इसको डायरेक्ट नहीं सोचना, मेरी मर्जी। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आसानी से आती है, वो सोचेंगे ओपनिंग की उसके उलट किया करेंगे, वरना मुश्किल। बहुत सारी चीज़ें भाई बढ़ानी नहीं है चीज़ें, बस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इजीली याद होती है आपको, बल्कि वो मैंने रिवाइज भी करवाई थी, ओपनिंग की उसी के उलट करेंगे। ठीक है हाँ जी। 8, मैं सवाल की तरफ भी नहीं जा रहा, आप देखो 8 जुलाई 2023 को एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस का अकाउंट बनता है। ठीक है, तो परचेज की एंट्री होगी परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स कितने से? 278। ये आसान सिस्टम है। उसके बाद 19 जुलाई को क्या हुआ भाई? 19 जुलाई को वही हुआ जिसका डर था भाई, कह रहे परचेज रिटर्न हो गई। सवाल देखो, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, वही एंट्री दोबारा हो रही है। परचेज रिटर्न कितनी है जी? 30 की। बैठ जाओ, कोई नहीं जा रहा, खबरदार कोई अब निकला तो मैंने ऑप्शन दिया तो 10-12 बच्चे निकल गए, बदतमीज ना हो तो जी। मैं तो मजाक कर रहा था कि आप चले जाएं, आप सचमुच चले गए यार, शर्म नहीं आई आप लोगों को यार। क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से? 30 से। ये वही पुराना सिस्टम, आपका अपना सिस्टम। 17 जुलाई को मैं आमने सामने कर रहा हूं दोनों की, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये कंडा ही निकले, पीरियोडिक परपेचुअल, ये वो लटरम पटरम। और ये वो आपका पुराना वाला सिस्टम है अकाउंटेंट साहब, जिसमें आपने सिर्फ सेल की एंट्री करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर तो बन नहीं रहा कि चीज़ों का आना भी रिकॉर्ड हो और जाना भी रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेल की एंट्री होगी, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और जिंदगी में सुकून ही सुकून। भाई के कान लाल हो गए, लाल है। अच्छा, उसके बाद 23 जुलाई को रिटर्न्स होंगी, तो रिटर्न्स की एंट्री भी वही होगी, से रिटर्न डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, और ओनली 1 एंट्री होगी, और सेकंड एंट्री विल नो एंट्री। इंग्लिश, दिस इज फास्ट इंग्लिश, ओके, डोंट बॉदर माई इंग्लिश, डोंट कैच माई इंग्लिश, सॉरी। नेक्स्ट 31 जुलाई को, लो जी, अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो ड्राइंग तो कर ही नहीं सकता ओनर। ओनर ने कान के नीचे देनी है, आप क्या कहते, तुम्हारा होगा सिस्टम, ले जाओ घर, मुझे जरूरत है, मेरा बिजनेस है, मेरी चीजें हैं, ड्राइंग्स। फर्क सिर्फ क्या पढ़ना है,
हाँ, तो रिवीजन होगी ना, जरा बेहतर हो गया। जिनको नहीं आता था उनको गुजारा हो गया, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री नहीं, परचेजेस क्रेडिट। तो ड्राइंग्स डेबिट, ये जो बच्चे उठ के गए उन बच्चों को थोड़ा सा आज काम ज़्यादा मिल गया। बहरहाल ये जो कट वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। लो जी, इतना आसान। अच्छा, अगली बात, वो वाला जो मामला था ना, वो इस पे भी ऐसे ही एप्लीकेबल है। अगर सवाल में वो लिख दे पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते हैं, तो चाहे ड्राइंग्स हैं, चाहे सैंपल्स हैं, चाहे चैरिटी है, चाहे रिपेयर है, चाहे फिक्स एसेट में ले गए हैं, एंट्री क्या होगी? डेबिट बदल कर क्रेडिट परचेजेस। जिंदगी आसान है, आसान ही रखो। उसके बाद नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री ऑफ नॉर्मल लॉस। अब होगा कैसे, ये चार्ज कैसे होगा, ये क्वेश्चन आता है। वी विल डिक्रीज क्लोजिंग स्टॉक एंड लॉस विल बी चार्ज्ड ऑटोमेटिकली मैटकली। तो जब ऐसे हो ही जाता है तो पीरियोडिक में क्यों, परपेचुअल में क्यों किया भाई? वहां मजबूरी ये है कि उसमें ना इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है, तो इन्वेंट्री का हर आना जाना हमारी मजबूरी है रिकॉर्ड करना, लेकिन यहां पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं प्रूफ करता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे हम अक्सर प्रूफ करते हैं ना, अपनी सेल 100 वाली सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग 5, परचेजेस 75, क्लोजिंग 12। अब कॉस्ट ऑफ सेल बताओ जी, कॉस्ट ऑफ सेल दसो जी, ये 12 माइनस होना है, एरोप्लेन ना बन जाना, प्लस करके कॉस्ट ऑफ सेल बता दो 60। और प्रॉफिट, अच्छा छोड़ो उसको, प्रॉफिट को छोड़ो, इसको भी आगे आगे जाओ ही ना। अब मैं कह रहा था पीरियोडिक सिस्टम वो जिसमें परचेजेस का अकाउंट बनता है, परपेचुअल में कोई नहीं होता ये वाला मामला। परपेचुअल में आपको कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट ही मिलती है, ठीक है ना। तो ये परचेज का नाम ही तब आएगा जब पीरियोडिक सिस्टम है, परचेज अकाउंट, ठीक है ना। अब नॉर्मल लॉस की मैंने कहा इस सिस्टम में एंट्री नहीं करनी। करोगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस करोगे। हम कहते हैं मिसाल के तौर पे जी एनआरवी लॉस 2 रुपए का है, तो स्टॉक को कर दो कम 10। जैसे ही स्टॉक को आपने 10 करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होनी है? बढ़ नहीं जानी? लो, तो स्टॉक के कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी तो लॉस खुद ब खुद चार्ज हो गया। जाहिर है कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट ने कम तो होना ही है, ठीक है। तो परपेचुअल सिस्टम में एंट्री करना मजबूरी क्यों है? क्योंकि वहां इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है, इन्वेंट्री की हर कमी और बेशक में मजबूरन रिकॉर्ड करना। लेकिन अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो हमारी कोई मजबूरी, कोई बफलो ब्राउन नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस फिजिकल काउंट करेंगे, या एनआरवी लॉस निकल आया क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ सेल, आवाज मिस हो रही भाई, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो गया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ऐसा खूबसूरत लॉस है कि उसकी एंट्री दोनों सिस्टम्स में होती है। बस फर्क क्या होगा ये तो आपको पता है। फर्क क्या होगा? भाई गुड्स तो गई ना, लेकिन यहां इन्वेंट्री का लेजर नहीं है, परचेजेस हैं, तो परचेजेस को क्रेडिट करो। देखो कोई कबाड़िया पैसे दे गया हो, या इंश्योरेंस वालों ने दिए हो, या इंश्योरेंस वालों ने अदा किया हो इवन जी, कोई चक्कर ही नहीं है इस सवाल में, तो फिर क्या करें जी? सारे का सारा क्या है? पीएनएल बैलेंस, क्योंकि ये तो जाना ही कहां पे है? प्रॉफिट एंड लॉस। जी, पीरियोडिक में नॉर्मल लॉस का पता नहीं चलता, कह सकते हैं आप। पीरियोडिक में ये पता ही नहीं चलता कि हमारा स्टॉक कितना होना चाहिए था। ये भी बताऊंगा मंडे को थोड़ी सी बात अगर दिल की। तो पीरियोडिक सिस्टम में कोई ऐसा अकाउंट ही नहीं है जो ये बताए कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। वो तो मजबूरी के दर्जे में हम फिजिकल काउंट करके गुजारा चलाते हैं, तो इसलिए चोरी शोरी का पता ही कोई नहीं चलता इस सिस्टम में। यही मसला है इस सिस्टम का। अच्छा जी, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं परपेचुअल सिस्टम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करना ही भूल गया। ओके, लिख तो लें फिर, नो एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इस सिस्टम में, क्योंकि एज इट वुड अपीयर एज
कैरी डाउन बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है बच्चों, जबकि यहां पर एंट्री होती है, और वो एंट्री आपको उस दिन बताई तो थी यार, ये देखो बताई थी, ये ऐसे करके मैंने बैलेंस शीट बनाई थी। मैंने कहा था जी ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ये आप काउंट करते हैं और काउंट करके ये एंट्री मारते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में लिखो यहां से निकाल कर, तो ये एंट्री क्या हुई है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल ये आपको आती थी 31 जुलाई 2023 पर। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखने सिर्फ स्टॉक काफी है। स्टॉक में इन्वेंट्री नहीं लिख रहा, जानबूझ के नहीं लिख रहा, ताकि आप मिक्स ही ना करो। यहां पूरे सवाल में, इस पूरे हिस्से में मैंने इन्वेंट्री का लफ्ज ही नहीं लिखा, ताकि जरा डिफरेंट है ना, इन्वेंट्री का लेजर बंद, ये तो स्टॉक काउंट किया, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कोई बात नहीं, आप चले जाओ, अब आप जा सकते हो जी। कितना है जी क्लोजिंग स्टॉक, कोई पता नहीं है? ये तो गिनती करना पड़ेगा यार, निकाल सकते हो जरा जल्दी से बताओ। असल में ना लेजर नहीं ना पूरा बनाया, लेजर बनेगा तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। चलो यहां से निकालते हैं। परचेजेस देखो कितनी है, परचेज रिटर्न नेट कर दो, ये देखो जी कितना, चलें जो भी है, अब मैं इसकी बस करता हूं, ठीक है। इधर देखो, ये मैं बाद में लिखवाऊंगा, ओके। आपने फिलहाल इसको खाली रखना है, ओके। स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है, निकालेंगे निकालेंगे, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक की एंट्री इसके उलट कर दे, सोचना नहीं है, सोचना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हो, क्योंकि उसकी वजह से ना ये जो है ना आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट है। आप इंट्रो में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना के आए हैं, आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता नजर आता है, आपके दिमाग में ये फिट है फर्मा। और बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक नजर आता है इन्वेंट्री करंट एसेट्स में, तो ये एंट्री ही हुई पड़ी है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपके दिमाग में, देखो तो फॉर्मेट में क्या हो रहा है, क्रेडिट माइनस क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और स्टॉक बैलेंस शीट में तो एंट्री ये आप कर सकते हैं इजीली, बस यही याद रखनी है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। तो ओपनिंग की इसी के उलट, एग्जैक्ट उलट, और इसको सोचना नहीं, सोचना नहीं है, जब जब दिल करेगा मैं सोचवा लूंगा, मैं आइए सेट में जाके इसको प्रूव कर लूंगा फिर, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही याद करो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ठीक है जी। ये एंट्री फिगर कल निकाल लेंगे, ठीक है। अब बस होमवर्क मुझे देने दो, ओके। हाँ ये तो दी हुई है 48 की फिगर, ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश करम। लें जी, अब बस थोड़ी बहुत इसकी बातें मैं करनी जो होंगी कर लूंगा मंडे को। वैसे अब होमवर्क लें और घरों को जाएं। जी बेटा, लास्ट में कोई बात नहीं होता, मैं अभी वो कर देता हूँ। ये फरमाइशी प्रोग्राम जो होता है ना, वो सारी वाला, वो वाला कर लें पहले, फिर हाफ हाफ कर लें, ओके। अब ये ऐसे करके आप एंट्रीज लें, बेशक यहां तक ले लें, मैं ये एंट्री दोबारा ले लूंगा नीचे, डन। ठीक है, कुछ बहरहाल गुजारा हो गया, बिल्कुल मेरी तसल्ली तो नहीं हुई, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हो सकता है मंडे को हाफ लेक्चर इस पे लगे, लेकिन पहले होमवर्क ले। अब इजाजत दें मुझे, मैं जरा हिल सकूं यहां से। ओहो, इसको तो हिलाना ही था। आ नहीं रहे सवाल, रुस गए हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा सवाल है, ये छोटा नहीं है। अच्छा बच्चों, ये होमवर्क आपका है सिबी ब्रदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें करेक्टिंग एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज टू करेक्ट एरर्स कह रहा है, ठीक है जी। पेज 401 पे है, क्वेश्चन बैंक 6। और साथ ही क्या कह रहा है, ऑल्सो कंप्यूट द करेक्टेड प्रॉफिट, नहीं
यानी आपको ध्यान क्या रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलता है, सेल इज इक्वल टू, और यही उसने गलत वाला दिया भी होगा, ये शोड आ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 854। तो 854 जो है वो गलत है, गलतियों की वजह से इसको आप अनएडजस्टेड कहोगे। इससे ऊपर ऊपर जो चीज़ें हैं ना वो इसको हिट करती हैं। अब ये आपके इंट्रो के नॉलेज का टेस्ट है, मैंने तो करवाना ही है, वो मैं तो बाद में करवाऊंगा ही। आपको पता होना चाहिए कि जीपी से ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो जीपी को हिट करेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे सेलिंग एक्सपेंस कोई है, उसके बढ़ने कम होने से जीपी पे असर नहीं पड़ता। तो ये अब आपने देखना है। एक तो ये हो गया होमवर्क नंबर 1। वेलकम वेलकम, बैठो। ये जनाब बीए होमवर्क नंबर 2, इसी पेज पे इससे पिछला सवाल। इसमें आपको ये फ्री सैंपल और ये सारी बातें मिलेंगी, कर रहे थे हम। उम्मीद है कोई ऐसा मसला नहीं होगा इस सवाल में जो आप ना कवर कर सकते हो। आईकेएफ के सवाल हैं, ये पहले से ही दे दिया था होमवर्क, ये करवा दिया है। पास पेपर में देखता हूँ शायद ना ही दूँ एक भी, लेकिन देखने दो, हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो जो आपके लिए कुर्बान होने को तैयार हो, तो आप वो वैसा सवाल तो कम से कम कर सकते हैं ना। 4 हो गया, टाइमथी को रहने दें क्योंकि पहले सिप भी हो जाए तो फिर ठीक है जी। तो सवाल तो टॉपिक तो खत्म हो गया हमारा इंशाल्लाह। आपने क्या करना है जी, होमवर्क के अंदर जो रह गया, ईस्टर्न रह गया ना डिस्कस होने से, एक और सवाल था तो सही यार, ठहरो ना बेटा प्लीज 1 मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात थी, पता नहीं वो कहाँ गया। हाँ ये देखो, लो लो, ये प्रैक्टिस कौन करेगा, करेक्टेड बैलेंस शीट वाली। तो सिर्फ नल्तर वाला सवाल किया हुआ है, तो तीसरा सवाल ये ले लें बस। मैं कह रहा था, मैं घर से देख के आया हूं ये सवाल। ये जी मैं अर्ज करता हूं, 399 पर क्वेश्चन बैंक 2, 400 पर क्वेश्चन बैंक 4, नहीं वो तो हो गया, 401 पर 5 और 6। तो आपके 3 होमवर्क हैं, क्वेश्चन बैंक 2 स्मैटना, क्वेश्चन बैंक 5 बीए एंटरप्राइज, क्वेश्चन बैंक 6 सिब्बी ब्रदर्स। जिंदगी रही तो परसों होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।